बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स और ग्रुप्स में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तब्दीली, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो है ना हमारे पास एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह आ जाती हैं। तो वो कह रहा है कि इनकी जो पीरियड्स और ग्रुप में जो है वेरिएशन, यानी कि उसमें तब्दीली किस तरह से आती है, कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। Periodicity in the properties of the elements occur due to recurrence of the similar electronic configuration in the outermost shell। वगैरह इन प्रॉपर्टीज़ में जो एक पीरियोडिसिटी है, एक जो मुतवातिर तब्दीली है, वो किस वजह से हो रही है कि उनके जो आउटर मोस्ट जो एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होने की वजह से, या फिर उनमें जो है ना एक ख़ास किस्म का जो एक तसलसल आ रहा है, यानी कि मुसलसल जो है ना एक तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से होती है। These properties include atomic radius, ionization energy, electron affinity and electronegativity। तो हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे। कहता है कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज़ नो डेफिनेट लिमिट, कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है एक एटम के गिर्द, तो उसकी कोई ख़ास लिमिट तो नहीं होती। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से द साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। हम जो है ना एग्जैक्टली उसका जो साइज़ है वो नहीं बता सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर वक्त जो है ना एक मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, तो हमें जो है ना उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता, उनकी कोई एक ख़ास लिमिट नहीं होती। However, it is possible to measure the radius of an atom when it is bonded to an identical atom। कह रहा है हम जो इसका रेडियस हम मेजर कर सकते हैं कब, जब ये अपने जैसे ही एक और एटम के साथ बॉन्डेड होगा। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज, अब इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। एक जैसे एटम्स जो एक दूसरे के साथ क्या हैं, बॉन्डेड हैं, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो क्या होगा, हाफ डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसका रेडियस कहेंगे। वो किस तरीके से, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है ना ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये जो है ना इसका रेडियस है, ठीक है। इस जैसा ही एक और जो है ना हमारे पास एटम आ जाता है, सेम सिमिलर टू दैट। तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो है ना आधा जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो ये बात दरअसल वो बता रहा है कि दो जो एटम्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन होना चाहिए, ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन होना चाहिए। तो इन एक जैसे जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो आधा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर, इसको हम पिकोमीटर में जो है ना एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा है, जो कि देखो एक पिकोमीटर जो होता है ना हमारे पास 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, यानी कि इसको 1/10 के आगे जो है ना 11 ज़ीरो और आएंगी, यानी कि इतना छोटी वैल्यू है ये। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम इज़ 154 पिकोमीटर। कह रहा है कि मिसाल के तौर पर जो है ना दो कार्बन एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो है ना, यानी कि अगर सपोज कर लो कि ये दोनों कार्बन एटम हैं, तो इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, कह रहा है कि वो कितना है, 154 पिकोमीटर है। हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज 77 पिकोमीटर। तो कह रहा है कि इसका आधा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 77 पिकोमीटर है। इज देयरफॉर द रेडियस ऑफ द कार्बन एटम। अब ये जो होगा ना ये एक कार्बन एटम का रेडियस होगा। ये जो बताया जा रहा है ये दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस बताया जा रहा है, तो एक न्यूक्लियाई का जो होगा वो 77 पिकोमीटर होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ द कार्बन एटम। इसको जो है ना कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम भी कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड्स। अब पीरियड्स में जो है ना वो एटॉमिक रेडियस की क्या तब्दीली है, किस तरह से चेंज होता है, इसको हमने पढ़ना है। कहता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड,
जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, द साइज ऑफ द एटम्स डिक्रीजेस जनरली। आम तौर पर क्या होता है, जो एटम का साइज होता है वो छोटा होता चला जाता है। अब इसकी वजह क्या है, कहता है कि इट इज़ बिकॉज एज वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, कहता है जैसे हम लिथियम से नियॉन की तरफ जाते हैं, जो कि सेकंड पीरियड का जो है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये वाला लास्ट एलिमेंट है। इन द सेकंड पीरियड वी आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर मोस्ट शेल। हम इसके बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जो है ना ग्रेजुअली बढ़ा रहे होते हैं, जो कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उससे आगे अगला जो एटम है उसमें 2 आ जाते हैं। इसी तरीके से जो नियॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम +3 टू +10। कह रहा है कि जो उसका न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो कि लिथियम के केस में +3 है और जो नियॉन के केस में है +10 है, यानी कि इनके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो इसमें 3 थे और इसमें जो है ना नियॉन में 10 हो जाते हैं। कह रहा है कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियस के ऊपर जो है चार्ज भी बढ़ रहा होता है। दिस टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब ये जो चार्ज बढ़ता है, प्लस चार्ज, ये क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के करीब खींचना शुरू कर देता है। हेंस द साइज ऑफ द एटम्स डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। और इसी वजह से जो है ना जो साइज होता है एटम का वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये हमारे पास है लिथियम और ये है नियॉन। इसको देखो कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आउटर मोस्ट शेल है। अब आपने जो है ना इनर शेल जो इसका है उसको नहीं देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को देखना है। तो लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +3 का है। इसके अंदर कितना हो गया, 2 जो है ना इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इस केस में जो है ना बोरान की केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल आ गए। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जो है ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं प्रोटॉन्स की तादाद भी वैसे ही बढ़ रही होती है। तो जब प्रोटॉन बढ़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर भी इंक्रीज कर रहा होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही शेल के अंदर जमा हो रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा होता ना कि वो अगले शेल में जमा हो जाए, यानी कि न्यूक्लियस से उनका जो फासला होता है वो सबका एक जैसा ही होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होती जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं और जो अपना शेल होता है उसका बाहर वाला, उसको अपनी तरफ ज़्यादा ताकत के साथ खींचना शुरू कर देती है। तो इस वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है, सॉरी एटम का, वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब मैं जो आपको ग्रुप के केस में बताऊं तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें जो ग्रुप होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ग्रुप जो होता है वो ग्रुप नंबर जो होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें सबके बाहर वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जो हमारे पास शेल्स होंगे, नंबर ऑफ शेल्स, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। पीरियड जो होता है वो नंबर ऑफ शेल्स बताता है। अब ये सेकंड पीरियड था, मतलब जितने भी इस पीरियड में जो है एलिमेंट होंगे, एटम्स होंगे, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स ही आएंगे। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियर फोर्स उसको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी। इस वजह से जो साइज है वो कम हो जाएगा। लेकिन ग्रुप के केस में क्या होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स तो इंक्रीज होती ही है, एटॉमिक रेडियस जो एटॉमिक नंबर जो है ना वो इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स तो वैसे इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन साथ में जो है ना शेल भी बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो दूर जा रहा होता है। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी इंक्रीज कर रही है और जो है ना जो इलेक्ट्रॉन नए आ रहे हैं उनके पास, वो भी उसकी पहुंच से जो है ना दूर होते जा रहे हैं। अब इस वजह से जो है ना न्यूक्लियर फोर्स की पहुंच वहां तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना अपने करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रही होती है, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं शो कर पाती।
तो इसकी वजह से जो है ना इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिखरना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर जो एक फोर्स होती है वो कम होने की वजह से वो आपस में जो है ना इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस वजह से वो उनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि उसने जो सेकंड पीरियड था लिथियम से नियॉन की तरफ, उसने उसका साइज बताया हुआ है। जो लिथियम का साइज है वो है 152 पिकोमीटर। नेक्स्ट बेरिलियम क्या है 113 पिकोमीटर। इसी तरीके से 88, 77, 75, 73, 71 एंड 69। अब देखो एक ग्रेजुअल जो है ना डिक्रीज आ रहा है इसके साइज के अंदर, जो कि क्या है, डिक्रीज है, कमी है, यानी कि कम होता चला जा रहा है। लिथियम का सबसे बड़ा था और नियॉन का सबसे छोटा है। अब कहता है कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में जो रेडियस है उसकी वेरिएशन देखनी है, वो किस तरीके से तब्दील होता है ग्रुप में। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटम्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। क्या कह रहा है कि टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्रुप में एटम का साइज है, जो रेडियस है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट इज बिकॉज अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड इन अ सक्सेसिव पीरियड डाउन द ग्रुप। कह रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि पीरियड जो है इंक्रीज हो रहा होता है, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ शेल होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक शील्ड बना देते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जिसकी वजह से जो है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यानी कि उस तक जो है ना न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा नहीं पहुंच पाती। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ना और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो भी ज़्यादा हो जाती है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शील्ड बना देते हैं। फर्स्ट ग्रुप का दिया हुआ है कि लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। फर्स्ट शेल है, इसमें सिर्फ एक ही शेल है, और यानी कि एक शेल अंदर है और एक जो है ना बाहर है, दो ही शेल है टोटल। तो क्या होगा, इसका जो साइज है वो 152 पिकोमीटर है। सोडियम के केस में जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है ना बढ़ गई है, यानी कि 10 हो गई। और जो शेल्स हैं वो भी कितने हो गए, 2 शेल हो गए। फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और इससे बाहर वाला एक शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, इसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफे से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज मज़ीद बढ़ गया। अब इसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 18 हो गए 10 से, उसका साइज भी कितना हो गया, 227 पिकोमीटर। रुबीडियम के केस में 36 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स के अंदर, और इसका साइज 248 पिकोमीटर हो गया। और सीजियम के केस में जो है ना 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स के अंदर, इसका साइज कितना है, 265 पिकोमीटर। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। एक अकेले गैशियस एटम में से उसका जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी दरकार होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि अगर फ़र्ज़ करो कि ये एक जो है ना हमारे पास एटम है, पता क्या बन गया, चलो बहरहाल इसको आप राउंड ही समझ लो। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, तो जो इसको लेने के लिए, क्योंकि अब देखो न्यूक्लियस जो है ना इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो इसको बाहर निकालने के लिए, इसको मूव आउट करवाने के लिए हमें इसकी जो न्यूक्लियर फोर्स होती है उसको जो है ना तोड़ना पड़ता है। अब तोड़ने के लिए तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना चाहिए होती है, तो वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है कि इसके बाहर वाले शेल में से जो है ना हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। When there is only one electron present in the valence shell, the energy required to remove it will be called the first ionization energy। जब हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके
बाहर वाले शेल में से निकालना हो, तो जो एनर्जी हम देंगे उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। इसको जो है ना, इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल है। फॉर एग्जाम्पल कहता है मिसाल के तौर पर, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज 496 किलो जूल पर मोल। जो सोडियम आइटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, तो इसका जो थर्ड शेल जो कि आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जो निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और वो कितनी है, 496 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, प्लस 496 किलो जूल पर मोल हो गया। अब ये क्या होगा, ये एक कैटाइन में तब्दील हो जाएगा, यानी कि इसके पास जो एक प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। अब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज करवा लिया, तो इसके पास एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसकी वजह से इसके ऊपर +1 का चार्ज आ रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल था, यानी कि वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही था। अब जो इसका दूसरा शेल था जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि उसके अंदर उसका ऑक्टेट रूल अब कंप्लीट है। अब ये एक स्टेबल एटम है। अब क्या होगा, व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, दे कैन बी रिमूव्ड 1 by 1 प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। वो कह रहा है कि अगर हमें और जो है ना इलेक्ट्रॉन्स इससे निकालने पड़ जाए तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं अगर इसकी बात करूँ सोडियम की, तो ये एक स्टेबल है। स्टेबल एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज होने की वजह से अब इसका साइज़ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया है, इसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया है। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब इसमें से जब हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकालना पड़ा तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है ना एक और मिसाल दे रहा है मैग्नीशियम की, कह रहा है कि ऐसे एटम्स जिनके पास जो है ना एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, उसमें से जब हमें जो होता है ना एक इलेक्ट्रॉन के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है तब भी हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब इसकी वजह भी यही है जो मैंने इसके बारे में बताई कि जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का चार्ज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक इम्बैलेंस सा आ जाता है। इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्गली अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। जब हमें दूसरा जो है ना इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना पड़ता है तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसकी न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए। कहता है कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसके बाहर वाले शेल के अंदर जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज़ ईजियर टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम देन द सेकेंड वन। कह रहा है कि इसमें से पहला सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बनिस्बत इसके कि हम इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालें। इसकी वजह भी यही हुई कि ऑलरेडी उसके ऊपर प्लस का चार्ज था, अब जो है ना उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया है, तो अब और ज़्यादा आपको जो है ना एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसमें से दूसरा जो है ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब देखो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो है 737 किलो जूल पर मोल। अब दूसरे केस में जो है ना ये तकरीबन डबल हो गई है, 1450 किलो जूल पर मोल जो है ना हो गई है जब हमने इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज। कह रहे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो उसके एटॉमिक साइज से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जितना एटॉमिक साइज कम होगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उतना मुश्किल होगा और हमें एनर्जी जो है ना उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ एन एटम, जितना छोटा एटम, द स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो और ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। एंड हायर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी को देखते हुए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू दस इंक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड।
यही वजह है कि जो एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास वो अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जो है ना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए उसकी जो उसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर आपको जो एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया है तो आपको इस बात को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या फिर अलोंग द ग्रुप जो है ना वो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, और ग्रुप में क्या होगा, टॉप से बॉटम की तरफ जो है ना डिक्रीज होगी। इसकी वजह भी यही है कि जो ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा होता है। जो साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है। इसी तरीके से जो उनकी ग्रिप होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाती है, और जो है ना हमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है ना वो एबंडेंट इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक तरह का जो एबंडेंट तो नहीं कहेंगे, यानी कि लेस लूजली बाउंडेड हो जाता है वो, तो इसलिए लूजली बाउंडेड चीज़ को जो है ना निकालना आसान हो जाता है, तो हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ती है। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है सेकंड पीरियड की, जो है ना लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल, बेरियम की है ना 899, फिर जो है 801, 1086, 1402, इस तरीके से जो है ना एक ग्रेजुअल जो है ना इंक्रीज आ रहा है, मतलब कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फ़र्क है, इसको देखने की ज़रूरत भी है। अब मैं इसको अगर आप देखो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके अंदर जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, मैं इसको ज़रा लिख रही हूँ बताने के लिए। इसके अंदर 2 हो गए, इसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, इसके अंदर 4, इस तरीके से जो है ना अप टू 1, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाते हैं। अब अगर देखो तो एक एटम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, किसी हद तक उसका जो है ना डुप्लेट रूल जो है ना एक तरह से उसका कंप्लीट है, यानी कि उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो रहा है, वो एक स्टेबल बना हुआ है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना उसमें से जो है ना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत उस एटम के जिसके पास बाहर वाले शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसका एक पेयर बना हुआ है, वो कुछ हद तक जो है ना इससे बोरॉन से ज़्यादा स्टेबल है। अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इस वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी इसकी निस्बत जो है ना वैसे ज़्यादा हो रही है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इसके पीछे रीज़न यही है कि इसके पास जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कुछ हद तक जो है ना एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोरान की निस्बत ज़्यादा होती है। नीचे जो है ना फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बताई गई है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसके अंदर जो है ना हमें एक ग्रेजुअल डिक्रीज मिलेगा, 520 किलो जूल, 496, 419, 403 एंड 377 किलो जूल पर मोल, ये एक ग्रेजुअल डिक्रीज आया है उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom। अब ये जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल उलट है। वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है जो हमें उसके आउटर मोस्ट शेल में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस वक्त जो हमें उस इलेक्ट्रॉन एटम को देनी पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि वो एनर्जी चेंज जो उस वक्त आता है जब हम एक एटम के अंदर, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इंसर्ट करवा रहे होते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती जो है ना एक इलेक्ट्रॉन उसके शेल के अंदर जो है ना हम धकेल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 328 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द फ्लोरीन एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन एटम के अंदर जो है ना एंटर करवाया जाता है
तो क्या कहता है कि 328 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, आइसोलेटेड जब होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। अब जैसे ही वो एक उसके अंदर एटम के अंदर जाता है तो अपनी एनर्जी जो है ना वो रिलीज करता है, तो इस वजह से वो जो है ना एनर्जी कितनी है नेगेटिव में आती है, यानी कि तो वो कितनी है इसके केस में, क्लोरीन के केस में 328 किलो जूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर आल्सो रिलेटेड टू द साइजेज ऑफ एटम। अब ये वैल्यू भी जो एटॉमिक साइज होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। द स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम, जितना जो है ना एटम का साइज छोटा होगा, द हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन। जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको जो है ना खींचना जो है उसके लिए वो भी आसान हो जाएगा। वही बात हो गई कि एक जो हमारे पास एटम है उसके पास जो है ना फ़र्ज़ करो उसके अंदर ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि उसके जो शेल्स हैं वो ज़्यादा नहीं हो रहे। अब उसी शेल के अंदर जो है ना आप एक नया इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐड करवा रहे हो, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। अब ये आसानी के साथ जो है ना अपने जो नया इलेक्ट्रॉन आया है उसको अट्रैक्ट कर सकता है अपना साइज़ छोटा होने की वजह से। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो रिलीज हो जाएगी। एंड हेंस हायर इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कह रहे कि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है इनकी निस्बत अगर हम देखें, तो इस वजह से ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है बनिस्बत इसके कि हम क्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंसर्ट करवाएं। तो उस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 349 किलो जूल पर मोल। और ब्रोमीन के केस में जो है ना ये हो जाती है 324 किलो जूल पर मोल, और आयोडीन के केस में 295 किलो जूल पर मोल। अब ये नेगेटिव का साइन किस वजह से आया है कि ये एनर्जी जो है ना रिलीज़ हो रही है। अब ये ऐसे नहीं है कि आप ये देखने बैठ जाओ कि नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना वो तो असेंडिंग में जो है ना वो कम होती चली जाती है, यानी कि आप ये कहो कि नेगेटिव 328 जो है ना ये छोटी वैल्यू है और ये जो हमारे पास नेगेटिव 295.2 किलो जूल पर मोल जो है ये बड़ी वैल्यू है। ये वो बात नहीं है, दरअसल ये जो साइन आया है वो रिलीज़ होने की वजह से आया है। तो वैसे यही है कि असेंडिंग में ही है कि 328 जो है ना ज़्यादा एनर्जी है और 295 जो है ना ये कम एनर्जी है। इन ग्रुप के केस में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होगी। अब इसके पीछे भी वही रीज़न है कि अगर आपको एटॉमिक साइज़ का जो है ना वो पता चल कंसेप्ट समझ आ गया है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जो है ना आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि एटॉमिक साइज़ जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब जो आप देखो कि एक साइज जो है ना इतना बड़ा होता चला जा रहा है एटम का, तो न्यूक्लियस की पहुंच जो है ना बाहर वाले शेल की तरफ वो जो है ना कम होती चली जा रही है। तो जो नया मेहमान आएगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास इतना उसको उस बेचारे को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि किसी नए मेंबर को वो देख पाए, उसके पास ऑलरेडी घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसी वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इन द बिगर एटम्स द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद द वीकर फोर्स, कम फोर्स के साथ जो है ना अट्रैक्ट करेगा, और जो एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कम एनर्जी जो है ना रिलीज होगी। एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल आल्सो बी लो। थिंग्स टू नो कहता है कि वाइल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। कह रहा है कि जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। मतलब कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाने के लिए हमें जो है ना एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें इंसर्ट करवाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, बात को ज़रा गौर से समझना, कि जो उसके एटम के अंदर, जिस नए एटम के अंदर हम एक नया इलेक्ट्रॉन जो है ना इंसर्ट करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी एटम्स उस इलेक्ट्रॉन जो है ना मौजूद होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया, अब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान तो रिपल्शन होती ही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया, ऑलरेडी उनके दरमियान एक जो है ना
रिपल्शन शुरू हो गई तो मतलब कि साइज उनका बढ़ जाता है। जब एक नया इलेक्ट्रॉन जाता है तो एटम का साइज जो है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि एनाइन का साइज जो है ना वो अपने एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। अब आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें इंसर्ट करवा रहे हो, ऑलरेडी उसके अंदर एक जंग चल रही है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, तो क्या होगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप उसमें इंसर्ट करवाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको वहाँ पे जो है ना अडॉप्ट करवाने के लिए, वहाँ पे रखने के लिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो एक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, आप उसको ओवरकम कर सको। तो ये बात थी इसके पीछे कि अगर आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव क्यों होती है, तो आपने इसका जवाब यही देना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है उसकी वजह से ऑलरेडी जो है ना उन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है। तो जब आप हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाना हो तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity of an atom is its electron attracting ability. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो खासियत है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब ये किस हालत में, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, दो बॉन्डेड एटम्स, मिसाल के तौर पर H और Cl की बात करूं मैं, तो एक एटम उसमें से ऐसा होता है जो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, और एक ऐसा होता है जो अपनी तरफ कम खींचता है। तो मतलब एटम की वो कैपेसिटी जिसके साथ वो एबिलिटी जिससे जो है ना वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए, उसको हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। किसी बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय अ लार्जर न्यूक्लियर चार्ज। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम होते हैं जिनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज वाली फोर्स के साथ जो ना अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स हैं वो ऐसे एटम्स हैं जो कि अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब क्या हो गया इस बात का कि जो राइट साइड ऑफ द एटम पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाते हुए पीरियड्स में क्या होता है, साइज जो है ना वो डिक्रीज होता है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और ग्रुप के केस में ये टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। Thus the most electronegative atoms are found at the top right hand corner of the periodic table. कह रहा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे वो टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि क्लोरीन हो गया, इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे क्या हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, हाँ यहाँ पे बताया गया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये सारे क्या हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना वो फ्लोरीन है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाई एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का उलट, यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे कम खींचता है ना उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। और वो लेफ्ट बॉटम पे जो है ना वो पाया जाता है, यानी कि सीजियम हो गया, इसके अलावा उससे ऊपर स्ट्रोंशियम, नेक्स्ट जो दूसरा ग्रुप है बेरियम हो गया, ये सारे जो है ना क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के। अब यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड मेजरिंग ऑन द पॉलिंग स्केल। अब इसको जो है ना पॉलिंग स्केल से मेजरमेंट के बाद जो है ना वैल्यू दी गई है। जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1, बेरियम की 1.6, बोरॉन की 2.0, कार्बन की जो है ना 2.6 है, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.4
और फ्लोरीन की 4 है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। और सीजियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये बात भी नोट कर लें। नेक्स्ट 17 ग्रुप एलिमेंट्स जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी दी गई है। अब इसको देखते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0 और आयोडीन की 2.7 होगी। यानी कि अलॉन्ग द पीरियड जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और अलॉन्ग द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने जितना इसको ना सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती थी मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। स्टिल आप किसी बात पर भी कंफ्यूज हैं तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी।